हेलो, मेरा नाम अंशुमान है और मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में आईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया हूँ। और मेरी सिविल सर्विसेज 2018 में रैंक 356 थी और मुझे आईटीएस सर्विस मिली वहाँ पे। और उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरी रैंक 11 थी। और उसके अलावा मेरा जो ऑप्शनल रहा है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए वो फिज़िक्स और फॉरेस्ट्री था, और सिविल सर्विसेज के लिए फ़िज़िक्स था। तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरी जो ओवरऑल स्ट्रेटजी रही है दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए और साथ में प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू के लिए, तो वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, दिल्ली नॉर्थ स्ट्राइक के इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो हालांकि मैं प्रीलिम्स, मेंस, जीएस और जो भी ऑप्शनल की मेरी स्ट्रेटजी रही है, तो मैं डेफिनेटली जो मेरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है मेरे प्रिपरेशन का, डेफिनेटली मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो एस्पेक्ट जैसे आप प्रीलिम्स या फिर कुछ भी मेरे ऑप्शनल के बारे में डिटेल में अगर जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अंशुमान राजहंस है। तो डेफिनेटली सारी जो स्ट्रेटजी प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मुताबिक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है प्रीलिम्स में, मैंने 2017, 18 और 19 ये जो तीनों प्रीलिम्स दिया है, तो उसके तहत मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि आप पहले तो बेसिक स्टैटिक नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली जहाँ पे यूपीएससी फोकस कर रहा है। अगर आपने वो अगर अच्छी कर ली, तो उसके बाद क्या होता है कि रफली जितने अगर 100 सवाल आ रहे हैं, तो 40 से 45 सवाल तो आप आसानी से कर सकते हो। आसानी से कर सकते हो, उसका ये मतलब है कि या तो आपको पता होंगे या फिर आप एलिमिनेशन टेक्निक से कर लोगे, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट होगे कि हाँ ये तो सही होगा, एक दो गलत हो भी जाएगा भले। तो 40 से 45 सवाल से ज़्यादा, उसके बाद ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको आधा अधूरा पता होता है, कुछ चीज़ें पता होती है, कुछ नहीं पता होंगी, तो थोड़ा लॉजिक, रीजनिंग और स्मार्ट गेस वर्क करना पड़ता है बाद बाकी सवालों में। तो प्रीलिम्स में दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। एक ये रहा कि डेफिनेटली आप स्टैटिक नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा एस्पेक्ट रहा कि स्टैटिक नॉलेज को आपको यूज़ काफ़ी अच्छे से करना है, कि जो सवाल लेट से आपको उसमें हल्की नॉलेज है, लेकिन हाँ थोड़ा लॉजिक या थोड़ा रीजनिंग या थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क से भी आप सॉल्व कर पाएँ। तो डेफिनेटली आप स्टैटिक की रीडिंग काफ़ी अच्छे से कीजिएगा। जैसे यूपीएससी काफ़ी जो बेसिक एरियाज़ है उस पर काफ़ी सवाल पूछती है, जैसे हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हो गया, या फिर भक्ति मूवमेंट हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम के ऊपर, माउंटेन सिस्टम के ऊपर, या फिर पॉलिटी तो पूरा लक्ष्मीकांत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट बजटिंग, फिस्कल डेफिसिट किन किन स्टेप से कम हो सकता है, कैसे बढ़ सकता है, या फिर करेंसी किस सिचुएशन में स्ट्रांग होती है, वीक होती है, ये सारे एस्पेक्ट्स हो गए। आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो 5 या 6 सवाल गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर होते हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, रामसार साइट्स, और उसके अलावा जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और इंडिया के इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हर साल डेफिनेटली होते हैं। तो ये सारे जो एरियाज़ ऐसे हैं जो आपके वीक नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का, तो 2011 से 2019 के रफली 9 साल हो गए, तो 900 क्वेश्चंस हैं। तो उन 900 क्वेश्चंस को आपको तो उस एंगल से देखना ही है कि जिस एरिया से सवाल पूछा जा रहा है वो एरिया आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। साथ में आपको उस एटीट्यूड से भी उन सवाल को सॉल्व करना है कि लेट से आपको आधा अधूरा ही पता होता, लेट से पूरे अच्छे से नहीं पता होता, या फिर लेट से जब आप तैयारी किए थे तो ये सवाल आ जाता, तो फिर आप सही आंसर कैसे निकाल सकते थे। तो ये करने से क्या होगा कि आपका स्मार्ट गेस वर्क काफ़ी डेवलप होगा। स्पेशली अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये स्किल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मददगार होगी। साथ में आप मॉक टेस्ट डेफिनेटली फॉलो करें। अगर आप मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स एक साल का फॉलो कर रहे हैं, तो किसी एक सोर्स से या एक कोचिंग से कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप 2-3 कोचिंग से सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। एक कोचिंग को पकड़े जो आपको अच्छी लगती है, और उस कोचिंग के वो सारे मॉक टेस्ट लगा लें, उस कोचिंग के एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ लें। ज़्यादा सोर्स बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक करें और अच्छे से करें, मॉक टेस्ट को अच्छे से सॉल्व करें और स्मार्ट गेस वर्क पे भी फोकस करें। ये मेरी प्रीलिम्स की ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और स्पेशली अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 90 प्लस या 95 प्लस आप अटेम्प्ट करके आएँ। 2-3 सवाल जो छोड़ने लायक हो, जो काफ़ी फैक्चुअल हो, जिसमें आप एक भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वही सवाल के लिए आपको छोड़ने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएस की, जो सिविल सर्विसेज का जीएस है, तो टोटल 4 पेपर हो गए, GS1, GS2, GS3 और GS4। तो
मेरे मार्क्स GS2 और GS3 में काफ़ी अच्छे थे। 110s में दोनों मार्क थे, 110 प्लस थे, और हाईएस्ट 120 के आसपास था दोनों ही में। तो डेफिनेटली GS2 और GS3 में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। अगर मैं चारों पेपर की अगर स्ट्रैटेजी बताऊं तो पेपर 1 ऐसा है कि जो आप हिस्ट्री ज्योग्राफी आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो तो वही आपका एक्सटेंशन है मेंस में भी। तो आपको लेट्स से सोसाइटी आपको एक अलग टॉपिक है तो डेफिनेटली उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, लेकिन सोसाइटी को हटा दिया जाए तो वही कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आप प्रीलिम्स से पढ़ोगे वही आपकी GS1 में है। तो डेफिनेटली जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसी समय आप अपना सेल्फ नोट्स बना लोगे तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो वो काम अभी कर लोगे तो प्रीलिम्स का काम हो गया, साथ में आपका GS1 भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा, साथ में कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप अभी सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हो तो होगा क्या कि प्रीलिम्स देने के बाद फिर आप बनाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो डेफिनेटली आप GS1 पे ज़्यादा टाइम दोगे, जिसके चलते जो अदर पेपर्स हैं वो आपके हैम्पर करेंगे। या फिर लेट से होता क्या है कि अगर जो अभी नोट्स नहीं बनाता है तो फिर वो बाद में GS1 उसका नेग्लेक्टेड ही रह जाता है, फिर उसके आपके GS1 के मार्क्स हैम्पर करेंगे। तो डेफिनेटली आप अभी बना लो तो वो डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उसके अलावा जो पेपर 2 और पेपर 3 में क्या होता है, करंट अफेयर्स का भी रोल होता है। तो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जैसे आर्टिकल 370 हो गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया, अब तो कोविड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं तो उन पे आप 2 से 3 पन्ने का नोट्स बना सकते हो, सेल्फ नोट्स बना सकते हो डिफरेंट सब हेडिंग्स के तहत। और उसके अलावा अब जो मैं मानता हूँ कि GS2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, जो मेन जो 2 एस्पेक्ट होता है GS में, वो एक होता है कि आपने नोट्स अच्छे से बनाए कि नहीं। उसके बाद GS2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, तो ओवरऑल जो GS की स्ट्रैटेजी होती है वो 2 पिलर पे डिपेंड करती है। एक जो आपने नोट्स बनाए, अपना नोट्स, सेल्फ नोट्स, और दूसरा जो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये दोनों काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो जो आप नोट्स बना रहे हैं तो वो आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मुताबिक बनाएंगे। तो डेफिनेटली अगर GS2 में काफ़ी SHG, NGOs, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब टॉपिक्स मेंशन्ड है। तो ये सब टॉपिक्स पे, हर टॉपिक पे आप 2 से 3 पन्ने का नोट्स बना सकते हैं। तो डेफिनेटली क्या होगा कि वो रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और फाइनली आप लेट से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो कंटेंट आपको, बेसिक कंटेंट जो आप आंसर में भी लिखोगे इवन इन एग्जाम, तो आपका वही होगा। तो डेफिनेटली आपका नोट्स प्रिपेयर होता है तो डेफिनेटली कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन इफेक्टिव हो जाता है, और इवन कम वहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आंसर डायरेक्ट लिखने लगोगे तो आप ज़्यादा भी लिख पाते हो और ज़्यादा कंटेंट वाला आंसर लिख पाते हो। तो नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 2 हो चाहे 3 हो चाहे वो 4 हो। तो डेफिनेटली आप नोट्स पे बनाने पे काफ़ी फोकस कीजिएगा। साथ में आंसर राइटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप आपकी लेट्स से स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, फिर आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, कुछ हद तक हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी, सबटाइटल्स में लिखेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट में लिखना है, कैसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कम टाइम में कैसे लिखना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब जो राइटिंग की स्किल्स है वो लिखने से ही डेवलप होगी। तो डेफिनेटली उसके लिए राइटिंग स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट को इनरिच करने के लिए आपका सेल्फ नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आप पूरे GS 1 2 3 4 की पढ़ाई कर लें उसके बाद सेल्फ नोट्स बनाएं। नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग में बनाएंगे तो आपको खुद पता नहीं होगा कि किस चीज़ का नोट्स बनाना है और किस चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है। तो 2 और 3 और 4 में रफली यही स्ट्रैटेजी है कि आपको नोट्स बनाने हैं और साथ में जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर के भी करने हैं, टेस्ट सीरीज भी जाके आपको ज्वाइन करना है, और आप ये भी कर सकते हो ऑन ए डेली बेसिस आप 4 से 5 सवाल को लिख सकते हो। उसके अलावा एथिक्स भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें काफ़ी वो स्कोरिंग पेपर भी है। तो जो केस स्टडीज़ है आप डेली ऐसा कर सकते हो कि एक केस स्टडी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेफिनेटली डैट हेल्प्स। अगर आप रफली अगर 100 से 150 या इवन 100 केस स्टडी भी खुद प्रैक्टिस की हो ऑन पेपर तो डेफिनेटली आपको काफ़ी वो मददगार साबित होगा एथिक्स में हाई स्कोर को अचीव करने के लिए। और फिर उसके अलावा 2 3 4 में मैं बात करूं तो 1 अगर पेपर जो ऐसा है कि वो फैक्चुअल ज़्यादा होता है, तो आपने अगर सेल्फ नोट्स बना लिए प्रीलिम्स के टाइम तो डेफिनेटली ज़्यादा काम आपका हो चुका है, फिर आपको क्या सोसाइटी प्रिपेयर करना होगा। 2 3 4 में 2 3 में थोड़ा करंट अफेयर्स का रोल होता है, 4 में आपको कुछ केस स्टडी, कुछ एग्जाम्पल्स पेश करने होते हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आप जितने केस स्टडी को प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना बेटर होगा। और ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही रहेगी, आपको नोट्स बनाने और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है GS के लिए। उसकी बात मैं अगर ऑप्शनल की करूं तो मेरा ऑप्शनल फिजिक्स था, और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए फिजिक्स और फॉरेस्ट्री था। तो मैं फिजिक्स ऑप्शनल या साइंस ऑप्शनल के बारे में एक बेसिक बैकग्राउंड बता सकता हूँ। तो फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि काफ़ी ऑब्जेक्टिविटी रहती है, रफली आपको पता चल जाता है कि आप किस रेंज में स्कोर करोगे, आपका पेपर कितना अच्छा गया है, कितना ख़राब गया है। सिलेबस भी लिमिटेड होता है, और फिर कोई ऐसा स्कोप नहीं होता है सब्जेक्टिविटी का कि ये आंसर ज़्यादा बेटर है, ये जो आंसर लेट्स से न्यूमेरिकल का आंसर 6 है तो 6 है, उसमें कुछ ज़्यादा बेटर या कम बेटर वाली बात नहीं होती है।
और इवन आपको हर साल मॉडिफाई भी नहीं करना पड़ता है, बिकॉज कोई करंट अफेयर्स का एडिशन नहीं होता है जो आपके सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी ऑप्शनल में शायद आपको करना पड़ता होगा। और उसके अलावा मेन जो फोकस होना चाहिए, अगर आपका साइंस ऑप्शनल है तो डेफिनेटली आप जितने भी प्रूफ्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। हालांकि आप 12 तक जो पढ़ रहे होंगे वो काफ़ी कंसेप्चुअल होता होगा, यहाँ पे भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन जो प्रूफ के जो स्टेप्स हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तभी आप एग्जाम लाइक कंडीशन में उसको पेपर पे प्रोड्यूस कर पाओगे। उसके अलावा आप जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो बुक से सॉल्व एग्जाम्पल्स को, उतना बेटर होगा, उतना मार्क्स आपका बूस्ट होगा और एग्जाम लाइक कंडीशन में आप न्यूमेरिकल को सही कर पाओगे। उसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, डेफिनेटली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जनरल स्टडीज़ के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। उसके अलावा डेफिनेटली रिवीजन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है साइंस ऑप्शनल के लिए। अगर लास्ट टाइम आप सही से रिवाइज करके नहीं जाते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी हैम्पर हो जाते हैं। अगर आपकी तैयारी 300 के लेवल की है और लास्ट टाइम का रिवीजन आपका हैम्पर कर गया तो आपको इवन 200 स्कोर करने में भी काफ़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि काफ़ी प्रूफ आपके फिंगर टिप्स पे नहीं होंगे। तो डेफिनेटली आप उसको एग्जाम लाइक कंडीशन में वैसे आप रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं एसी की स्ट्रैटेजी बताऊं तो अब दो तरह के एसे आते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में। एक फिलोसॉफिकल एसेज होते हैं और एक होते हैं जो जनरल एसेज, जो कह लो घिसे पीटे टॉपिक्स पे होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज़ मिसयूज हो गया, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज के इशू पे हो गया, या फेडरलिज्म हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। ये सब ऐसे ब्रॉड टॉपिक्स है जिस पे डेफिनेटली आपको ऐसे प्रिपेयर करके रखना चाहिए। अगर इन 7-8 टॉपिक जो मैंने आपको बताए उन पे आपने अगर ऐसे एक बार प्रिपेयर कर लिया, एक रफ ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर लिया, तो डेफिनेटली एक ऐसे तो आपका डायरेक्ट फंस ही जाएगा। क्योंकि आप 2016-17 में देखेंगे तो एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसे आया था दोनों ही साल में, और फिर आप 18 की बात करेंगे तो एक एग्रीकल्चर पे ऐसे आया था, नहीं एग्रीकल्चर पे 17 में ही आया था इवन। और 18 में अगर बात करेंगे तो 18 में मेरे को याद नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इसी लाइंस पे ही था। और अगर 19 की बात करेंगे तो हेल्थ एजुकेशन पे कॉम्बाइंड आया था। तो एक ना एक टॉपिक आपका इन्हीं 7-8 टॉपिक जो कॉमन टॉपिक्स है उसमें से फंस जाता है। और दूसरा जो टॉपिक होता है वो आपका फिलोसॉफिकल एसे होगा। तो फिलोसॉफिकल एसे को प्रैक्टिस करने के लिए जो बेस्ट तरीका है कि आप 7-8 टॉपिक्स उठाएं, इवन यूपीएससी का प्रीवियस ईयर जो टॉपिक्स आए आप उसी को ही उठा लें और उसको खुद से लिखने की कोशिश करें। तो एक बार आपको लगेगा कि लेट्स से कि आप जो 10 से 12 पेज आपको लिखने हैं वो आप नहीं लिख पा रहे हो, धीरे धीरे वो स्टेज आएगी कि आप लिख पा रहे हो, धीरे धीरे फिर बेटर होगा, इंट्रोडक्शन बेटर करोगे, कंक्लूजन बेटर होगा। उसके अलावा आप ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स डाल पाओगे, एक फ्लो में लिख पाओगे, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ लिख पाओगे। उसके बाद लेट्स से काफ़ी लाइव एग्जाम्पल्स भी आप डाल पाओगे, और फिर काफ़ी कुछ कोट भी कर पाओगे, कोटेशंस हो गया, पर्सनालिटीज़ को कोट कर पाओगे। और जो आप जो जनरल टॉपिक्स लिख रहे हो हेल्थ एजुकेशन में, यहाँ पे लेट्स से कुछ केस स्टडीज़ को कोट करना, रिपोर्ट्स कोट करना, डेटा कोट करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कोटेशंस भी आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स थोड़े बूस्ट होते हैं। लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती के कोटेशंस या एनेक्डोट लिखने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वो बैकफायर करता है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपने सही तरीके से लिख लिया अगर इंट्रोडक्शन में, डेफिनेटली आपको 4 से 5 मार्क्स दोनों ऐसे में लिख लिया तो मे भी 5 से 10 मार्क्स तक आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो बैकफायर करेगा तो फिर वो 20-30 मार्क्स का भी कर सकता है। तो ज़बरदस्ती के कोटेशन ना बनाए या फिर ज़बरदस्ती के एनेक्डोट्स ऐसे में ना बनाएं। और फिर रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का जो मेन 3 पिलर मैं मानता हूँ, एक वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे डिपेंड करता है, दूसरा आप जो आंसर करते हो तो उसमें कंटेंट लेवल कितना है, कितना ऑब्जेक्टिव आंसर आप करते हो, और तीसरा आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो डेफिनेटली आप 160s के आसपास के स्कोर को तो अचीव कर लोगे। फिर उसका कंटेंट लेवल भी आपके आंसर का काफ़ी मैटर करता है। लेट्स से 20 में से 30 मिनट का इंटरव्यू चल रहा है तो लगभग 20 सवाल पूछे जाएंगे। आपने अगर 6 से 7 या 8 सवाल का भी अगर काफ़ी अच्छा आंसर दे दिया, काफ़ी अच्छा आंसर, दैट मीन्स कि वो इंप्रेसिव आंसर है, तो डेफिनेटली मैं मानूंगा कि वो कंटेंट आपका रिच था पूरे इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग योर मार्क्स एट द इंटरव्यू स्टेज। और बैकग्राउंड का फैक्टर भी डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो अभी तक आपका हो चुका है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेट्स से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका काफ़ी अच्छा है, या फिर आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बीट स्पोर्ट्स में काफ़ी आपने कुछ अचीव करके रखा है, या फिर आपका जॉब प्रोफाइल कुछ अच्छा हो, या ऑलरेडी आप सर्विसेज में हो, तो ये सब रोल काफ़ी प्ले करता है कि डेफिनेटली ये सब चीज़ें भी आपके मार्क्स बूस्ट करते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि इन 3 बैरोमीटर्स पे आप अगर खरे उतर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। उसके अलावा अगर फॉरेस्ट सर्विस की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मैंने प्रीलिम्स का एक सेपरेट वीडियो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के एक सेपरेट वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। तो फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या होता है कि प्रीलिम्स काफ़ी एक डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स निकालना काफ़ी ईजी होता है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेस्ट सर्विसेज में जो की रोल प्ले करता है वो प्ले करता है पहले प्रीलिम्स निकालना, और दूसरा जो आपके ऑप्शनल क्या क्या है।
तो अगर प्रीलिम्स की बात करूँ तो मैंने प्रीलिम्स एक सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली टैकल किया है कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख सकते हो दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे। और उसके अलावा जो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी है, तो मेरा ऑप्शनल फिजिक्स रहा था और फॉरेस्ट्री रहा था। तो फिजिक्स और फॉरेस्ट्री मैंने इंडिविजुअली जो मेरी स्ट्रैटेजी रही थी वो मैंने इंडिविजुअल वीडियो में डाला है। और जहाँ तक मैं बताऊँ, लेट से अभी जैसे कोरोना वायरस का कोविड का टाइम चल रहा है तो प्रीलिम्स एक्सटेंड हो चुका है, तो इस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको फॉरेस्ट सर्विसेज देना है तो आप जो आपके ऑप्शनल्स हैं आप उनको पढ़ सकते हो। एक ऑप्शनल आपका कॉमन है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, और दूसरा फॉरेस्ट्री आप एक बार बेसिक रीडिंग कर सकते हो मणिकंदन की। और लेट से आपका दोनों ऑप्शनल कॉमन नहीं है, कोई सा भी ऑप्शनल कॉमन नहीं है, तो आप एक बार दोनों ऑप्शनल की बेसिक रीडिंग कर सकते हो। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प कि जब आपका सिविल सर्विसेज का मेंस एंड होता है तो आप डायरेक्टली फिर अच्छे से इफेक्टिव वे में तैयारी स्टार्ट कर सकते हो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। और ओवरऑल मैं अपने जर्नी से ये बताऊंगा कि डेफिनेटली जो मेरा मोटिवेशन रहा था, मैं जब अपने कॉलेज में था आईटी दिल्ली में, तो डेफिनेटली थर्ड ईयर के एंड में डेफिनेटली मोटिवेशन था कि आना है सर्विसेज में। और लेकिन हालांकि मैंने मेन जो स्टार्टिंग मैंने की थी प्रिपरेशन और जो इफ़ेक्टिव स्टडी की थी वो आफ्टर ग्रेजुएशन ही की थी। और जब मैं वापस यहाँ पे दिल्ली आया था तैयारी करने के लिए। लेकिन मेरे को जहाँ तक पर्सनली लगता है कि जो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी डायरेक्टली आप तब नहीं करते जब आप सोच रहे होते हो। डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो आप पहले कर चुके होंगे वो भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, मैं अपने स्कूलिंग के टाइम और इवन कॉलेज के टाइम क्विजिंग काफ़ी करता था। तो क्विजिंग के चलते मेरे जनरल नॉलेज में एज सच काफ़ी इंटरेस्ट रहा था, जिसके चलते क्या हुआ कि मेरे प्रीलिम्स में कभी मार्क्स ख़राब नहीं आए। मेरे हमेशा 130+ मार्क्स रहे हैं। और जब भी मैंने प्रीलिम्स दिया है तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ है विद डैट विद जनरल कैटेगरी। तो डेफिनेटली वो मेरे को एक काफ़ी इफेक्टिव रोल प्ले किया है। इवन मेरा जो बैकग्राउंड था, मेरा इंजीनियरिंग फिजिक्स बैकग्राउंड है, जिसके चलते मैं फिजिक्स ऑप्शनल उठाया इस पर्टिकुलर एग्जाम में। तो डेफिनेटली कुछ रोल ऑलरेडी पहले हो चुका था। और डेफिनेटली आपका जो अब तक जो स्ट्रेंथ रहा है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इस एग्ज़ाम के लिए। और फिर जहाँ तक मेरा मानना है कि कुछ लोग ऐसा डाउट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। हालांकि मेरा मानना है कि लेट्स से हाँ, एक बेसिक बैकग्राउंड तो होना चाहिए कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की। उसके अलावा डेफिनेटली आपका उतना स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में उतना मैटर नहीं करता है। क्योंकि आप ऐसे भी देखे होंगे कि काफ़ी जो अच्छे कॉलेज से जो पास आउट है, अगर आई वगैरह के पास आउट भी, उनको भी काफ़ी अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। और कुछ लोग जो आई और अच्छे कॉलेज से पढ़ने का स्वभाव नहीं प्राप्त हुआ, फिर भी वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा कोई रोल नहीं है। तो अगर आप मन में सोच रहे हैं कि लेट से बैकग्राउंड के चलते शायद मेरा नहीं हो पाएगा, तो डेफिनेटली वो काफ़ी एक नेगेटिव फीलिंग है, कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है, जो डेफिनेटली उनका शिकार आपको नहीं होना चाहिए। और डेफिनेटली ये जो प्रिपरेशन का जो आपका फेज़ है, राइट फ्रॉम लेट से जब आप स्टार्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद आपका एग्ज़ाम का फेज़ चलेगा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो डेफिनेटली काफ़ी ये टीडियस सा जॉब हो जाता है। एक काफ़ी स्ट्रेस वाला इन्वायरमेंट होता है कि हर दिन आप पढ़ रहे हो, 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई में लग रहे हैं। उसके अलावा कभी कभी होता है कि कभी कभी नेगेटिव फीलिंग भी आती है कि होगा कि नहीं होगा। तो डेफिनेटली एक नेगेटिव आउटलुक ही कभी कभी डेवलप हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस होता है, इरिटेशन होता है। तो उस केस में अगर आप कोई हॉबी अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली तो होता क्या है कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी वो चैनलाइज हो जाती है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव आउटलुक आने लगता है, एक पेसिमिज्म खत्म होने लगता है और ऑप्टिमिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली हॉबी आप फॉलो करते हो तो आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और स्ट्रेस भी कम होने लगता है। और साथ में इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि इंटरव्यू में भी हॉबी का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। तो अगर आप कोई हॉबी आप अगर अभी तक कल्टिवेट की हो तो डेफिनेटली उसको फॉलो ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आप नहीं की हो अभी तक तो कोई सी भी हॉबी जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, कम टाइम में कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके चलते क्या होगा कि आपका मन भी लगा रहेगा और डेफिनेटली इंटरव्यू के फेज़ में भी आपको काफ़ी वो मददगार साबित होगा। तो मैंने भी थ्रू आउट द फेज जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो जिमिंग मेरी हॉबी थी, मैंने रिगरसली बॉडी बिल्डिंग, जिमिंग और डाइटिंग को फॉलो किया था। तो मेरा मन भी वहाँ लगा रहता था और जो स्ट्रेस वाला जो इन्वायरमेंट होता था डेफिनेटली वो भी होता है, लेकिन वो थोड़ा इफेक्टिव वे में उसको मैं स्ट्रेस को कम कर लेता था। तो ये मेरी प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की और फॉरेस्ट सर्विसेज की स्ट्रेटजी थी और जर्नी थी कि मैंने कहाँ जो मैं आफ्टर गेटिंग पास्ड आउट मैंने कैसे पर्टिकुलर सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज को टारगेट किया। और डेफिनेटली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली नॉलेज ट्रैक को, जिसने एक मौका दिया कि मेरी जो जर्नी है वो मैं आप लोगों तक बता सकूँ, पहुँचा सकूँ। सो थैंक यू फॉर डैट।